हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी गुड। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये चैप्टर बेटा अगर मैं बात करूं तो लेंथी है। लेंथी के साथ साथ अगर ये चैप्टर की मैं बात करूं तो ये मेजर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारा पोर्शन ये कवर करता है। लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखे गए हैं कि इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर लेंथी है, इजी है, अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज का क्या गोल है, टुडेज गोल देख लेते हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज की हमारी जर्नी में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज की हमारी जर्नी में हम कवर करने वाले हैं प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, ये तो बच्चों आज का जो हमारा जर्नी है उसका नाम है प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। और इसके साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे बेसिक्स, छोटी छोटी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल रहेगी। पहले बेसिक, उसके बाद ट्रिक्स पे अपन जंप करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज गोल है प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। तो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से, और सबसे पहले हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज रे? रे बेसिकली क्या होता है, तो अपन बात करते हैं रे की। तो रे बेसिकली पता है क्या होता है बच्चों। रे होता है अ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट। क्या है, मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट, या ऐसा भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपका रे होता है। और छोटी छोटी बेसिक चीजें की बात कर लेते हैं। वो क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की। किसकी बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। तो बचपन से हम पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में फटाफट, यस बिल्कुल सही। इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से। और ये वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, लगभग लगभग हम इसको अप्रोक्सीमेट दोनों में सेम मानते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, लगभग लगभग बराबर मानते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं होती है, बस लगभग लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो वैक्यूम में होती है पूरी 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, और स्पीड एयर में होती है इससे थोड़ी सी कम, पर हम उसको अप्रोक्सीमेटली 3 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए स्पीड ऑफ लाइट के बाद अपन बात करते हैं बच्चों बीम। व्हाट इज बीम? तो बीम बेसिकली क्या होता है। बीम होता है, या इसको और लिख सकते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि बंडल और बंच ऑफ रेज। जो रेज है उसका बंडल या बंच। तो रेज कैसे दिखाते हैं हम, रेज ऐसे दिखाते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट, इस तरह से हम इसको रे दिखाते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ रे। अब अगर मैं बात करूं पैरेलल बीम की, किसकी? पैरेलल बीम की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल बीम क्या हो जाएगी, किस तरह से हम इसे बनाएंगे, इस तरह से। जो बंडल या बंच की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी पैरेलल बीम। ठीक है, अब इसमें भी पैरेलल बीम में भी क्या होता है, बीम भी दो टाइप की होती है। पहली होती है आपकी बच्चों कन्वर्जिंग। क्या होती है? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का जैसा कि अर्थ आ रहा है, कन्वर्जिंग मीन्स ये कहीं कन्वर्ज हो रही हो। ठीक है, कहीं क्या हो रही हो, कन्वर्ज हो रही हो, किसी जगह पे जाके इकट्ठी हो रही हो। कन्वर्ज का मतलब है इकट्ठा होना, कन्वर्ज मतलब कलेक्ट हो रही हो, तो कहीं किसी जगह पर जाके कन्वर्ज हो रही हो तो कन्वर्जिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाती है। सेकंड इसमें आती है बेटा, यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देते हैं सेकंड। सेकंड होती है डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग पैरेलल बीम। कौन सी? डाइवर्जिंग पैरेलल बीम। और डाइवर्जिंग क्या होगी, अगर ये कन्वर्ज हो रही है तो ये एक तरह से कह रहे हैं कि बिखर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, ये होती है आपकी डाइवर्जिंग पैरेलल बीम। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब अपन इस पे टॉपिक पे जंप करते हैं। तो सबसे पहला जैसा अपना टॉपिक है प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। क्या है? प्लेन, मैं वापस लिख देता हूं, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपना
टॉपिक हो गया, उसके पहले के बेसिक हमने देख लिए हैं, ठीक है। रे क्या होती है, बीम क्या होती है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल बीम क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ये चीजें काम आने वाली है। इसको, ये हमारे हथियार है जो अब आगे हमें काम आएंगे, ठीक है। तो आ गया प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। तो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, इस तरह का एक सरफेस है, ठीक है, और एक सरफेस मेरे पास इस तरह का है, ठीक है। ये सरफेस इस तरह का है और इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या नाम देते हैं बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका नाम हम लिख देते हैं, सुंदर सा नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं ऑप्टिकल डिवाइस भी होता है एक तरह से ये, ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस, क्योंकि ये ऑप्टिकल फिनोमेनन देता है, ठीक है। यहां भी लिख देता हूं मैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो क्वेश्चन देता है तो अलग अलग तरह से अलग अलग नाम देकर भी कंफ्यूज करता है, कई बार हमें आता है पर वो अलग अलग नाम देकर के हमें कंफ्यूज कर सकता है। चलिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे क्या है, एक इंसिडेंट रे इस तरह से आई, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट क्यों? क्योंकि इंसिडेंट हो रही है, और जिस पॉइंट पे, जिस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये जब इंसिडेंट होती है तो यहां से परपेंडिकुलर जो एक इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या ये POI है बेसिकली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं नॉर्मल। छोटी छोटी बातें हैं, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये हो जाती है R। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। जनरली हम इसको R से डिनोट करेंगे, इसको E से डिनोट करेंगे, और ये एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का, ये एंगल हो जाता है बेटा रिफ्लेक्ट, कौन सा, इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। कई बार ये पूछ लिया जाता है तो ये क्या होता है, ये ग्लैंस एंगल ऑफ, ये होता है ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा ये हो गया नॉर्मल, ये आपका मीडियम हो गया। ये जब मान लीजिए कोई सा भी मीडियम है, इस मीडियम का म्यू नहीं है मान के अपन मान लेते हैं ये एयर है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कैसे बनती है कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकरा करके बाउंसिंग बैक हो जाए उसी मीडियम में, तो इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेनन को क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये तो हो गया आपका ये सरफेस। अगर मान लीजिए सरफेस इस कर्व की तरह है तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल आई है ये आपका एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये इंसिडेंट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। सिमिलरली सेम सेम चीजें हैं, ये हम बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासों से हम इसे पढ़कर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें और अच्छे लेवल की। तो अब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन में हम दो चीजें जरूर पढ़ के आए होंगे। क्या क्या चीजें पढ़ते आए होंगे, हमने दो नियम पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होता है, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। सेकंड हमने यहां पे पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे IR ऑन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सारे क्या है, सेम प्लेन में लाइज करते हैं। इसको थोड़ा सा एडवांस करते हुए मैं ये कहूंगा कि ऑल आर कोप्लानर। क्या है, ऑल आर कोप्लानर। अगर कोप्लानर की कंडीशन देखें अपन तो कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है, कोप्लानर की कंडीशन होती है E कैप R कैप एंड N कैप इज इक्वल टू 0। ये कहता है बॉक्स प्रोडक्ट। अब बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, देखो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो वेक्टर का क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करो, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे किसी तीसरे वेक्टर के साथ, और अगर ये रिजल्ट 0 आ गया तो ये कंडीशन हो जाएगी कोप्लेनर की। क्या कंडीशन हो जाएगी, कोप्लेनर की। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है सारे एक ही प्लेन में लाई कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम पढ़ते आए हुए हैं, पर अब हमने कंडीशन देख ली है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि E, N और R क्या है।
तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, अगर ये ई इंसिडेंट रहे तो इसे ई कैप नाम दे देंगे, ये रिफ्लेक्टेड रहे तो इसे आर कैप नाम दे देंगे, और नॉर्मल इस तरफ है तो इसको नाम दे देंगे एन कैप। ठीक है, समझ में आती बात? ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। किसका? इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड कर दूं, तो इंसिडेंट रे का हम कुछ भी इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पर हमसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म बताइए। क्या पूछ लिया जाता है? थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इधर नजर मत हटाइएगा। तो ऐसा पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ यहां आ जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म वो क्या होता है, वो बता देते हैं क्या होता है। वो होता है बच्चों आर कैप इजिकल टू ई माइनस टू ई कैप एन कैप एन कैप, ये होगा ई कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब ये कहां से आया, कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा है सर ये कहां से लिख दिया, तो ये कहां से लिख दिया, इसको अपन अब प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक छोटी सी हेडिंग लिख लेते हैं अपन, प्रूफ ऑफ यहां पे लिख लेते हैं प्रूफ ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं किस तरह से प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सारी चीजें हम लिख चुके हैं। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिखता हूं ई कैप, ये हो जाएगा आपका आर कैप, और ये हो जाएगा आपका एन कैप। ये ऊपर ही क्यों रहा? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये ऊपर की तरफ होता है। इस एंगल को मैं कंसिडर कर लेता हूं थीटा, तो दिस शुड बी ऑल्सो थीटा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन का पहला नियम होता है आई बराबर आर, अगर ये थीटा होगा तो ये भी इट शुड ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से आपको छोटी सी चीजें पूछता हूं जो वेक्टर में आप पढ़ के आए होंगे। तो यहां पे क्या है, हम कहते हैं कि ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो वो आता है ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं करता हूं ए कैप डॉट बी कैप, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा फटाफट, बस किसी ने सही बोला, 1 × 1 कॉस थीटा। अब ये 1 क्यों आया भाई? क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी चीज को मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इसको अपने केस में। अपने केस में देखते हैं, अगर मैं बात करूं तुमसे, हम दिखाते हैं जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की बात करते हैं। तो पहले मैं करूंगा एन और एन कैप और आर कैप का डॉट प्रोडक्ट, एन कैप और आर कैप का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 1 1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? कॉस थीटा। तो मैं यहां से लिख देता हूं एन कैप और आर कैप का हमारे पास आंसर आया कॉस थीटा। इसको मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं ई कैप और एन कैप की बात करता हूं, तो यहां पे लिखता हूं ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे हम, ई कैप। तो देखो ये वेक्टर है, ये तो दोनों टेल टू टेल मिल रहे हैं। देखो ये नॉर्मल का टेल और ये इसका टेल, पर ये क्या है? ये इसका हेड और इसका टेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा हम आगे इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये एंगल थीटा, तो इट शुड बी ऑल्सो थीटा, और ये आपका हो जाएगा ई कैप। हम ऐसे वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, सही बात है। चलो इस ई कैप की बात करते हैं, तो ई कैप का एंगल देखना है एन कैप के साथ। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होता है पूरा? ये पूरा एंगल होगा, देखो मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ये एंगल होना चाहिए आपका 180, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल मुझे दिख रहा है साफ साफ 180 माइनस ये वाला थीटा, यस और नो? तो यहां पे लिख देता हूं ई कैप और एन कैप, ये हो जाएगा 1 1 कॉस 180 माइनस थीटा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ई डॉट एन कैप लिखेंगे और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। कोई दिक्कत?
ये अपना थोड़ा सा होमवर्क हो गया इसके लिए। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब सिंपल सी बात है, कंपोनेंट करना है भाई। क्या करना है? कंपोनेंट करना है। तो पहले मैं कंपोनेंट करूंगा ई के, फिर कंपोनेंट करूंगा आर के। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ई के कंपोनेंट करता हूं, किसके? ई कैप के मुझे कंपोनेंट करने हैं। तो ई कैप का ये कंपोनेंट आएगा आपका साइन, और ये कंपोनेंट आएगा कॉस। तो मैं पहले कॉस की बात करता हूं। तो ध्यान से देखना, ये मैंने कैसे लिख दिया बच्चों, पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया, आप देख लीजिए। अगर मैंने सही लिखा है तो देख चेक कर लीजिए एक बार। और मैंने इसको लिखा है माइनस साइन थीटा आई कैप। अगर मैं इसको मान लेता हूं आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर एन कैप, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। तो देखो इस ई का ये कंपोनेंट हो गया कॉस वाला, कॉस थीटा माइनस एन कैप, कॉस थीटा माइनस एन कैप। और ये कंपोनेंट हो गया साइन थीटा आई कैप, इधर आई कैप है। कोई दिक्कत? चलिए इसको इक्वेशन नंबर नहीं मार्क करते, चलो रहने दीजिए। अब मैं निकाल लेता हूँ आर कैप। तो आर का कंपोनेंट निकालना है, इस आर का एक कंपोनेंट ये और आर का कंपोनेंट ये। अब ये आर से थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका कॉस वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोनेंट कॉस थीटा एन कैप, है ना, क्योंकि एन कैप की तरफ है, कॉस थीटा एन कैप। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये कंपोनेंट हो जाएगा प्लस साइन थीटा आई कैप। अगर मैं इक्वेशन इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ले लेते हैं थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर मैं क्या करता हूं, थर्ड माइनस फोर्थ करता हूं, क्या करता हूं, तो देख लेते हैं रिजल्ट क्या होता है। यहां पे लिखते हैं थर्ड माइनस फोर्थ। तो रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है। थर्ड माइनस फोर का रिजल्ट देखिए, अगर मैं यहाँ माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा मुझे ई कैप माइनस आर कैप इज इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा एन कैप। क्या बच्चों मैंने सही लिखा है? ध्यान से देखो, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, ई माइनस आर कैप माइनस टू कॉस थीटा एन कैप। बस इसी रिजल्ट को हमें क्या करना है, आगे मॉडिफाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यही डायग्राम में आगे, यही चीजें मैं आगे लिख रहा हूं। हमारे पास आ गया ई कैप, जो है आपका क्या आ गया, ई कैप आ गया आपका ई कैप माइनस आर कैप, ई कैप माइनस आर कैप आ गया है मेरे पास माइनस टू कॉस थीटा एन कैप, यस और नो, माइनस टू कॉस थीटा एन कैप। चलिए अब एक काम करते हैं, ई कैप को इधर ही रखते हैं और माइनस टू पूरी टर्म को इधर ले आते हैं। तो ये जगह प्लस टू कॉस थीटा एन कैप इजिकल टू आर कैप। ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर, क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रूफ ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और कैसी है, यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म आ रही है। अच्छा कैसे आ रही है, मैंने तो लिखा कुछ और था, आ कुछ और रही है। मैंने क्या लिखा था, मैंने तो ये लिखा था, पर यहाँ तो cos थीटा आ रहा है। यहाँ देखो टू cos थीटा एन कैप आ रहा है, ठीक है, और यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस टू cos थीटा। तो कुछ नहीं करना हमें, हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड से ई डॉट एन डालना है माइनस cos थीटा की जगह। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा की जगह प्लस, ये तो माइनस टू, यहाँ आ जाएगा ई डॉट एन कैप, और ये एन कैप बाहर के बाहर है, और ये आपका बन जाएगा यहाँ से आर कैप। तो ये आपका प्रूफ आ गया। वापस से इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका आर कैप इजिकल टू ई प्लस टू, ब्रैकेट में आएगा ई कैप एन कैप, और यहाँ आ जाएगा एन कैप। कैसे आया ये, यहाँ से आ गया ई कैप एन कैप, माइनस cos थीटा डाला तो ई कैप एन कैप, वो भी डॉट फॉर्म में, डॉट फॉर्म में। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म आ गया। अब सर ये काम क्या आएगा, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, काम क्या आएगा, तो काम ये आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। आगे और इससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पर अभी समझिए, अभी अपन बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, किसकी, प्लेन मिरर। इस तरह का एक प्लेन मिरर है मेरे पास। अच्छा प्लेन मिरर में और आगे इसको डिक्लेयर करेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती है, पर अभी फिलहाल मैं यहां से मानता हूं कि प्लेन मिरर है, और यहां से मैंने एक इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया, और ये एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अच्छा अगर मैं इसको बात करूं तो ये हो जाता है आई कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा ई कैप, इंसिडेंट रे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ
रिफ्लेक्टेड रे, मतलब क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ, प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो ये एंगल हो गया आपका, ये वाला आई हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा नॉर्मल के साथ, ये वाला आर हो जाएगा। ये नहीं होगा आर, आर होगा ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा आपका आई नॉर्मल के साथ, क्योंकि नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज मिलके आ गई। अगर मैं आई कैप ना मान के इसको सिंपल सा मैं अपना मान लू इसमें एन कैप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों प्लस एन कैप, और ये हो जाएगा माइनस एन कैप। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। अब तो मजा आ गया। अब क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे का, तो इसी फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो इस ई को मैं थोड़ी देर यहाँ बढ़ा लेता हूँ, और इस ई के दो कंपोनेंट कर देता हूँ, एक कंपोनेंट इधर एक इधर। तो ये एंगल 30, तो ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ ई का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ई साइन 30। तो ये साइन 30, ई तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2, और ये कितना हो जाएगा एन कैप, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको एन कैप लिख रहा हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3/2 जे कैप। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। इसको अगर अपन आई ही मान लें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, कई बच्चे कह रहे हैं आई मान लीजिए, आई मान लेंगे तो हम इसको नॉर्मल मान लेंगे, इसको माइनस आई मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है, कट जाएगा। ये हो गया आपका, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं, ये आपका हो गया आई कैप, जैसी आपकी सुविधा। ये तो चेंज नहीं होगा, √3/2, ये क्या हो जाएगा cos 30, cos 30 √3/j। ये हमने ई के कंपोनेंट कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ई के कंपोनेंट। इस फॉर्मूले में बात करते हैं तो आर क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ई कैप मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ई कैप आ गया मेरे पास 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि मैंने माइनस cos थीटा लिया है। देखो cos थीटा प्लस है या माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 ई डॉट एन कर लेते हैं। तो ई कैप एन कैप, ई कैप एन कैप, तो ई कैप एन कैप निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मेरे पास ई कैप कितना आया, ई कैप आया मेरे पास 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। अब एन कैप की बात करेंगे तो एन कैप किधर आएगा, देखो एन कैप आया इधर, और इसे लिखेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। मैंने कहा ना इसको अगर प्लस लेंगे तो इसको माइनस आई कैप लेना होगा, एक ही बात है। एन भी लेंगे तो एन उधर एन होगा, इधर माइनस एन हो जाएगा। तो एन कैप क्या है आपका माइनस आई कैप। अब ई डॉट एन करना है, मुझे क्या करना है, ई डॉट एन कैप करना है। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट एन कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है। तो यहां मेरे पास बचा -1/2, और आई कैप तो हट जाएगा, ठीक है, आई कैप से आई कैप 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1/2, 1 इंटू 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई डॉट की जगह माइनस का 1/2, और एन कैप की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस आई कैप, एन कैप की जगह लिख रहा हूँ माइनस आई कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। बिल्कुल मैं जानता हूँ 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस होके फिर माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, एंड ये माइनस आई कैप। अच्छा, एक में से -1 में से प्लस का आधा गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास माइनस का आधा बचा, और ये हो गया प्लस √3/2 जे कैप। सुंदर शब्दों में लिखना है तो जे को आगे लिख दो और आई को पीछे लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे इसमें एप्लीकेबल होता है। यहां तक कोई दिक्कत, इसे उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब वापस से आगे मूव करते हैं। अब हमने यहाँ क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया पूरा, कि रिफ्लेक्शन में क्या चीजें होती है, ये सारे इसके नियम, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये आई है क्यों कोप्लेनर होता है, ये सारा चीजें अपने पास वेक्टर फॉर्म भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, कुछ टर्म्स होती है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, किसकी, ऑब्जेक्ट की और इमेज की। तो ऑब्जेक्ट होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। सिमिलरली इमेज क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, मैं यहां पर केवल रिफ्लेक्टेड लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टेड ब्रैकेट सॉरी ऑब्लिक रिफ्रैक्टेड, यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसको देखो, टर्म अब आता है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब हम कई बार सुनते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं इसको, यहां लिख देते हैं रियल ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम देता हूं RO, इसको नाम दे देता हूं VO। फिर अपने पास आता है यहां पे बच्चों, यहां पे आता है रियल इमेज, तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म क्या दे सकते हैं? वेरी गुड, RI, अच्छे से आवाज आ रही है। ये है वर्चुअल इमेज, इसको क्या? वेरी गुड, इसको कहते हैं VI, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मुझे पता है ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे तो होना ही है ना? तो हम कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूं मैं, यहां लिख के देख रहा हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डैश 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 इंसिडेंट रे। यहां डैश में क्या आएगा? फटाफट बोलिए। बिल्कुल, कई बच्चों की आवाज आइए, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। क्या होता है? हमें याद रखना है कि रियल ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे मतलब जो किसी पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज हो रही हो किसी सोर्स से, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिमिलरली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, यहां आ जाएगा कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आते हैं रियल इमेज। रियल इमेज क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग, इस बार इंसिडेंट नहीं होगा क्योंकि इमेज है, इमेज में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड। अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? यहां केवल लिख रहा हूं मैं रिफ्लेक्टेड, क्योंकि हम अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है, रिफ्लेक्टेड, है ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा आपका। यस, बिल्कुल आवाज आ रही है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। अरे सर ये क्या कर दिया, काफी कंफ्यूज कर दिया, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग, ये क्या हो गया सर? चलो शॉर्ट टेक्निक जानते हैं। अब आती है बात ट्रिक की। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक है, पहले लिख दिया अपन ने RO VO RI VI, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो RO को हम लिखते हैं बच्चों, ये हमें याद रखना है केवल DIR, तो ये हो जाता है CIR, तो ये हो जाएगा CRR, तो ये हो जाएगा DRR। अरे सर ये क्या कर दिया है? ये तो जादू हो गया। चलिए देखते हैं कैसे याद करता है। अपने को केवल एक याद रखना है कि रियल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट आएगा तो इंसिडेंट रे, इमेज आएगा तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो इमेज जहां भी है वहां क्या है? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, जहां ऑब्जेक्ट है वहां इंसिडेंट इंसिडेंट, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे RO VO में कितना चेंज आ रहा है? O से O कोई चेंज नहीं है, R से V एक चेंज आ रहा है, R से क्या हो रहा है? V, तो यहां भी क्या है? यहां कोई चेंज नहीं है, और यहां D से C, मतलब डाइवर्जिंग से क्या करना है? एक चेंज करना है, डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग, तो डाइवर्जिंग से क्या कर दिया? कन्वर्जिंग। सिमिलरली नीचे आए तो V से R हो गया और O से I, कितने चेंज हुए? दो चेंज, V क्या बन गया R और O क्या बन गया I, दो चेंज हो गए। तो हम क्या करेंगे? ये C से क्या करेंगे? दो चेंज करेंगे, तो C से पहले हो गया डाइवर्जिंग, फिर हो गया कन्वर्जिंग। यहां कितने चेंज हुए? दो। तो ये तो हमें पता है इमेज में क्या लिखते हैं, पीछे वाला तो हमें RR याद है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ध्यान से देखना वापस से, R से V एक चेंज, तो डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग, V से R और O से I कितने चेंज? दो चेंज, तो हमें भी क्या दो चेंज करने पड़ेंगे। अगर यहां पर डाइवर्जिंग है, यहां कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग से पहले डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग, तो आ गया कन्वर्जिंग। अब यहां देखिए I से I क्या है? नो चेंज, यहां भी चेंज, यहां भी चेंज, और R से V एक चेंज, तो एक चेंज तो कन्वर्जिंग से एक चेंज डाइवर्जिंग, यहां पर एक चेंज, दो चेंज और एक चेंज, ऐसे चाहे तो याद कर सकते हो। दिस इज द ट्रिक टू रिमाइंड। अब ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे, इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रे, और कैसे होगा? डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कैसे होगा? डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, अगर एक चेंज
तो डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग, अगर दो चेंज तो डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग फिर डाइवर्जिंग, अगर फिर कन्वर्जिंग से दो चेंज तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग फिर कन्वर्जिंग। ठीक है, ये याद हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ये है बच्चों आपकी ट्रिक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे इसमें मूव करते हैं। चलिए अब एक केस कर लेते हैं, इस कहां यूज आएगा देख लेते हैं। अभी हम देख रहे थे कि आरओ वीओ, अब देखो ये सारी या तो डेफिनेशन याद रख लो कि सर रियल ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, और रियल इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, और वर्चुअल इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो या फिर सिंपल सा याद कर लो, वीओ आरओ वीओ आर आई वी आई, आरओ वीओ आर आई वी आई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन मिरर है, क्या है बच्चों, ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या निकला, इंसिडेंट रे इस तरह से निकली। ठीक है, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे को मैं एक एरो से दिखाऊंगा, रिफ्लेक्टेड रे को मैं दो एरो से शो करूंगा। तो ये प्लेन मिरर ने क्या करा, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और एक रे ऐसे निकली तो ये वापिस से इधर आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, यहां पे बना आपका नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया आपका आई, ये हो गया आर, जिससे हमें अभी कोई भी मतलब नहीं है, ये हो गया आई और ये हो गया आपका आर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये हमसे पूछा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या था, ऑब्जेक्ट लिखता है, क्वेश्चन है कमेंट अपॉन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर बताना है कि वो आर ओ है, वी हो है, आर आई है या वी आई है, ये हमें चारों में से बताना है। तो देखो अगर मैं थ्योरेटिकल वाइज जाऊं तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, इस मिरर पे क्या हो रही है, इंसिडेंट रे कैसी है, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, तो ये आपका हो जाएगा आर ओ, रियल ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहां पता चल गया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। एक आंसर आ चुका है। दूसरा देखते हैं, अब देखो इससे इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम दो रे की रिक्वायरमेंट होती है, पर ये देखो रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रही है, ये तो इन्फिनिट पे जा रही है और कभी आगे मिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पकड़ के इनको पीछे ऐसे यहां पर मिलाते हैं, तो यहां पर जो मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगी, कौन सी रे है, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये कौन सी रे है, मैं देख पा रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, और कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे क्या आ रही है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, तो मुझे सीधा पता है डी आर आर, तो ये बन जाएगा आपका वी आई, और आंसर आ जाएगा जो इमेज थी वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज आ जाएगी। तो ये दोनों आंसर आ गए। ये केस बन गया बच्चों आर ओ वी आई का, आर ओ वी आई का मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, किससे, प्लेन मिरर से। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलो एग्जाम्पल 2 जो आपको देते हैं, एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं ये आपका प्लेन मिरर, इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो मैं मानता हूं इंसिडेंट रे जो है वो किसी एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे कन्वर्ज होने के लिए आ रही होगी, पर बीच में एक ऑप्टिकल डिवाइस आ गया तो कन्वर्ज नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, कन्वर्ज नहीं हुई तो क्या मिरर ने इसको क्या कर दिया, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यस और नो, बिल्कुल सर, ये हो गई। तो ये एंगल देखो यहाँ क्या बना, ये एंगल आई, ये एंगल आपका आर, और यहाँ भी ये क्या बना, ये एंगल आई और ये एंगल आपका आर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जाके एक इमेज बनी। क्वेश्चन सिमिलरली कमेंट अपॉन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इस बार क्या होगा, इस बार देखो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, देखो सीधी जा रही है, ये भी क्या है, इंसिडेंट रे है। तो अब अपन अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर मैं देखता हूं ऑब्जेक्ट के केस में तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट, तो इस केस में ये कैसी हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे क्या आ रही है, कन्वर्ज। तो कन्वर्ज हो रही है तो देखो कन्वर्ज हो रही है तो क्या हो रहा है, ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, तो ये आपका बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब ये बन गया आपका
वी ओ। सिमिलरली ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, कैसी है ये रिफ्लेक्टेड रे और कैसी है, ये है रिफ्लेक्टेड रे और कैसी है, कन्वर्जिंग, सी आर आर। तो सी आर आर क्या होता है बेटा, सी आर आर देखिए यहाँ पे, सी आर आर क्या होगा, आर आई, मतलब इमेज कैसी बनी, इमेज बनी रियल इमेज। तो ये केस हो गया आपका वी ओ आर आई का, किससे, प्लेन मिरर से। कोई दिक्कत, देखो पहले वाला केस था आर ओ वी आई, ये केस है आपका वी ओ आर आई। आर ओ वी आई रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ठीक है। चलिए अब होमवर्क में लिख लीजिए, आपको प्रूफ करना है आर ओ आर आई वी ओ वी आई, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, इमेज कैसा बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा, ये सारी चीजें करना है। एक चीज बता दूं, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वाला केस प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज वाला भी केस पॉसिबल नहीं है। मैं एक केस डिस्कस कर लेता हूं क्लास में, बाकी ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो आर ओ आर आई की बात करते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, वी ओ वी आई वाला केस करना है। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है रियल ऑब्जेक्ट, ये है डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। तो ये बना दिया मैंने, रियल ऑब्जेक्ट से निकल गई डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, और ये कैसे होगी, इस तरह से चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो क्या आएगी, पीछे आएगी, ठीक है। पीछे आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ध्यान से देखो, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे आपका होता है डी आर आर वी आई। क्या बन जाएगा ये, वी आई, क्या बन गया ये, वी आई। ये क्या हो गया, ये तो आर ओ वी आई का केस आ गया। आर ओ से आर आई नहीं बन रही, आर आई कैसे बनेगी, आर आई जब बनेगी, आर आई क्या होता है, आर आई होता है बच्चों सी आर आर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, सी आर आर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके कन्वर्ज होगी, देखो ये तो इनफाइनाइट पे जा रही है, ये भी इनफाइनाइट पे, ये कभी कन्वर्ज होगी, कभी मिलेगी, ऐसे जो दो रे है कभी मिल सकती, नेवर, इनफाइनाइट पे जा रही है, कभी नहीं मिलेगी, तो केस पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आपका होमवर्क है वी ओ वी आई। तो प्लेन मिरर से हम क्या बना सकते हैं, प्लेन मिरर से हम बना सकते हैं वी ओ आर आई और आर ओ वी आई, ये केस हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ट्रिक टू सॉल्व, एक और ट्रिक टू सॉल्व मिरर प्रॉब्लम्स। अब और शॉर्ट करने वाला हूं मैं इसको, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर ले लीजिए, और आपके पास एक स्पेरिकल मिरर भी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहां बना देते हैं। ये और शॉर्टकट टेक्निक है जिसमें आपको आरओवीआई का पता भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, और ये मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर मान लेते हैं। अभी इसको अपन आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को इधर रखूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा इधर, ठीक है, और इसका इमेज मान लो यहां बना, ठीक है। तो जो ये मिरर का ये हमेशा कहलाएगा रियल स्पेस, क्या कहलाएगा, और ये कौन सा स्पेस हो जाएगा, वर्चुअल स्पेस। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो वर्चुअल स्पेस है ये मिरर के इनसाइड है, मिरर के पीछे नहीं, बिहाइंड द मिरर नहीं, मिरर के इनसाइड। अभी और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इधर होगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा, इधर इमेज होगा, और वो अगर मिरर के रियल स्पेस में होगा तो वो रियल होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। वो इधर होगा तो रियल होगा, और इधर होगा तो, अगर इधर ऑब्जेक्ट या इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा या इमेज बनेगा, तो कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल रहेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो अपना ये केस देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट किधर है, रियल साइड, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, रियल, ठीक है। इमेज किधर है, उस तरफ, कैसी होगी, वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऑब्जेक्ट किधर है, इस बार इधर इधर है, तो मिरर के कौन से स्पेस में, वर्चुअल में, तो कैसा है, वर्चुअल। और इधर है तो इमेज इधर बन रही है, तो कैसी बनी, इधर बनी तो रियल बनी, क्यों, क्योंकि ये मिरर के रियल स्पेस में है। तो यहां से प्रूफ होता है। यहां देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट किधर है, रियल, इमेज उधर बनी तो वर्चुअल, ठीक है। पर इसमें कौन सा केस नहीं होगा, इसमें आर ओ आर आई वी ओ आर वाई वाला केस नहीं होगा।
यहां देख लेते हैं क्या है शॉर्ट ट्रिक। रियल स्पेस में जो भी बनेगा ऑब्जेक्ट या इमेज वो रियल होगा, वर्चुअल स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। प्लस जो भी इधर होगा उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जो भी इधर होगा उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इधर जो जाएगा उसे पॉजिटिव, और जो इधर जा रहा होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली ये कौन सा स्पेस है, स्फेरिकल मिरर का रियल स्पेस, ये आपका वर्चुअल स्पेस। ठीक है, तो इधर जो होगा वो सब क्या होगा, वो बच्चों इधर नेगेटिव होगा और इधर सब पॉजिटिव होगा। इधर जो भी ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो रियल होगा, और इधर जो भी ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, और इधर क्या होगा, रियल। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि कौन प्लस है कौन माइनस है। जो इधर जा रहा होगा वो प्लस होगा, जो इधर जा रहा होगा वो नेगेटिव होगा, अगर मूव कर रहा है तो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, ये शॉर्ट टेक्निक है जिसे आपको याद रखना है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह की ट्रिक में हमेशा ट्रिक आती है, जिम्मेदारियां या शॉर्ट टेक्निक आती है कुछ कंडीशन लेके। वो कंडीशन क्या होती है, अब इसमें एक थोड़ा सा कैच है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं जो आपको याद रखना है। कैच क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इधर। ठीक है, तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है? फटाफट बोलिए ये ऑब्जेक्ट रियल है। क्यों? अरे सर अभी तो आपने कहा था इधर है, रियल है, रियल साइड में है, रियल स्पेस में, आरएस में है तो रियल है। अच्छा मान लीजिए मैंने इसको उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया। क्या करा? शिफ्ट, मैंने उठा करके शिफ्ट कर दिया। अब बताओ ये क्या है? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, रियल को उठा के इधर रख दिया। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, ये ना नॉट रियल नॉट वर्चुअल, तो फिर क्या है? ये केवल एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? ध्यान से देखो, इसको अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, मान लीजिए एक मिरर है बीच में और पीछे से पेंटेड है, आप उधर खड़े, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं, आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? जो वर्ल्ड आपके उधर है वही वर्ल्ड इसके पीछे दिख रहा है। जैसा वर्ल्ड आपके पीछे है वैसा वर्ल्ड इसके पीछे दिख रहा है, पर आपने मिरर से थोड़ा इधर देखा तो मैं आपको दिखा, करेक्ट? मैं दिखा तो मैं किस में हूं? मैं अभी भी रियल स्पेस में हूं। ठीक है, मिरर के नहीं, मैं आपके रियल स्पेस में हूं। अगर मैं बात करूं तो ये वर्चुअल स्पेस कहां से आया? ये वर्चुअल स्पेस आया मिरर के अंदर, इनसाइड द मिरर, मिरर के पीछे नहीं, बिहाइंड द मिरर नहीं, इनसाइड द मिरर, है ना? अब जैसे मान लीजिए आप जितनी दूरी पे मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज पीछे खड़ी हुई है, और पीछे मैं भी खड़ा हूं, तो पर मिरर के अंदर एक अपना एक अलग वर्ल्ड है। आप इसे समझिए, मैं ऐसे समझता हूं कि मिरर के अंदर एक अपना खुद का वर्चुअल वर्ल्ड है, और उस वर्चुअल वर्ल्ड की बात पे, उस वर्चुअल वर्ल्ड की बात करेंगे तो वो सारी चीजें वहां पे क्या हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। बट ये मैंने केस क्या करा, ये आपका मिरर था, ऑब्जेक्ट को उठा के मैं इधर ले आया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर था तो उसका इमेज इतनी दूरी पे इसके अंदर था, इसके अंदर, इसके पीछे नहीं, इसके अंदर, इसके वर्चुअल स्पेस पे, इसका खुद का एक वर्चुअल वर्ल्ड है। इस केस में क्या करा, ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां ले आया, तो इसका भाई क्या? अच्छा मान लेते हैं कोई बच्चा कह रहा है वेरी गुड कि सर इससे तो इंसिडेंट रे निकलेगी, ये निकल गई, और ये कैसी इंसिडेंट रे होगी? सर ये तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, DIR है, तो सर ये तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। अरे मेरे भाई, जब ये यहां गिरेगी तो यहां क्या रिफ्लेक्शन होगा? कोई ऑप्टिकल फिनोमेन होगा? ऑप्टिकल फिनोमेन नहीं होगा। जब ऑप्टिकल फिनोमेनन नहीं होगा तो कहां का ऑब्जेक्ट, कहां का इमेज? ये क्या होगा? यहां पे होगा इट इज नॉट एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। वर्ड पे ध्यान देना, ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट दिस इज ए ऑब्जेक्ट, पर ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका कोई इमेज नहीं बनेगा, इससे कोई ऑप्टिकल फिनोमिनन नहीं होगा। तो यहां पे एक ग्लिच है छोटा सा, जो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। वो कह देगा ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रख दिया, फट से आंसर मार दिया वर्चुअल, गलत। ठीक है, उस केस में क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए ये एक टेक्निक याद रहेगी, आई होप। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, इन्हें याद रखने के लिए कुछ, जैसे कहा जाता है ना, जिम्मेदारियों, पावर के साथ कुछ जिम्मेदारी आती है, तो कुछ शॉर्ट टेक्निक के साथ कुछ छोटी छोटी कंडीशन आती है, वो कंडीशंस इस तरह की होती है जिसमें बच्चे को उलझाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप अब ये सारी चीजें क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है इसी केस पे, थोड़ा सा और लेवल अप करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक मिरर यहां पे ले लिया बच्चों, और एक बड़ा सा मिरर इसके
पीछे ऐसे कंसिडर कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और इसका नाम दे दिया मैंने M1 और इसका नाम दे दिया मैंने M2। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म बाय M1 एंड M2। भाई ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा पर इमेज तो होगा, ठीक है। यहां से मैंने इसको रख दिया ऐसे, तो इसको मैं देखता हूं अलग कलर में। देखिए यहां से मैंने एक रे को ऐसे इंसिडेंट कराया, ठीक, और ये हो गया आपका इंसिडेंट, तो ये हो गया ऐसे रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसको पीछे ऐसे मिला दिया, क्या करा, ऐसे पीछे मिला दिया, तो ये था ऑब्जेक्ट और ये इस मिरर के किस साइड में था, रियल स्पेस में था। तो सिंपल सी बात है ये RO1 है, 1 2 छोड़िए, अभी RO लिखे, रियल ऑब्जेक्ट है। हाँ सर आपने कहा था कि जो रियल स्पेस में है वो रियल है और ये किधर है, वर्चुअल स्पेस में, तो मैं इसको कह देता हूं वर्चुअल इमेज 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा हम चल रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो गया बाढ़ में, इसको थोड़ी देर के लिए रब कर दो। अब बात करते हैं इसकी। अच्छा इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको नाम देता हूं रियल ऑब्जेक्ट 2। रियल क्यों, अरे भाई इसके तो रियल में है ना, और फिर यहां से क्या करा, रेज गई और लो एक और गई और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड थी, ठीक है। और एक रे इस तरह से भी गई जो वापस से ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गई। अब इमेज कहां बनी, इमेज तो सर यहां बनी होगी, इसको यहां पे ले जा करके, तो यहां पे एक इमेज बनी होगी। कौन सी इमेज बनी होगी बच्चों, इसके किस स्पेस में है, वर्चुअल में, तो ये हो जाएगी VI2। क्या हो जाएगी, VI2। बहुत इजी हो गया, अब तो वो डेफिनेशन RO VO RI VI की जरूरत ही नहीं पड़ी, मिरर के जिस तरफ रियल इस तरफ वर्चुअल, बस कंडीशन आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट को उठा के ना रख दे वो, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फिनोमेनन की बात करें, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ क्या क्या बना, यहाँ बना बच्चों रियल ऑब्जेक्ट बना, मुझे वर्चुअल इमेज दिख रहा है और रियल इमेज भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, रियल इमेज दिख रहा है, वर्चुअल इमेज। इसके लिए ये बात करेंगे अपन, यहां पे हमें नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कहीं दिख रहा है क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, कहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा, हमें क्या दिख रहा है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो जाती है। अब यहां पर एक टेक्निक और मैं समझाने जा रहा हूं, ट्रिक क्या है, जो इसे मैं बोलता हूं खटका पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लिख देता हूं मैं इसको, ये मेरे कुछ तकिया कलाम मान लीजिए, इसको लिखता हूं मैं KHATKA, खटका पॉइंट। सर ये क्या है, खटका क्यों, अरे भाई क्वेश्चन करते करते खटक गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के समय खटकना चाहिए, इसलिए खटका पॉइंट, दिमाग में खटकना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वेन एवर देयर इज मल्टीपल ऑप्टिकल डिवाइस, देखो कितने ऑप्टिकल डिवाइस है, 1 और 2, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है, देन वी हैव टू फोकस वन एट अ टाइम। हमें किस पे फोकस करना है, 1 एट अ टाइम। दूसरा, आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेन बाय फर्स्ट कंसिडरिंग, जिसको हमने कंसिडर किया, फर्स्ट कंसिडरिंग ऑप्टिकल डिवाइस, फॉरगेट इट। और सर ये तो बड़ी गंदी बात की, काम लो और भूल जाओ, ये जीवन में नहीं करना है, ये क्या करना है, ऑप्टिक्स में करना है। मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्टिकल डिवाइस होंगे तो मैं तो एक को देखूंगा,
दूसरे को भूल जाऊंगा। जब एक से काम निकल जाएगा तो इसको भूल के दूसरे पे आऊंगा। ठीक है, यहां पे अप्लाई करते हैं। खटका पॉइंट है, देख लेते हैं कैसे। देखो यहां पे कितने ऑप्टिकल डिवाइस है, 2। इसको भूल जाओ, ये नहीं है तो इस पे काम करेंगे और इससे काम करके मुझे ये मिल गया। इसको भूल जाओ, अब इसको पकड़ेंगे तो इससे मुझे मिला आरओ, और ये इसका वही आई था, है ना। पर इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं भूल गया, अब इस पे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके आगे भी कुछ होता तो फिर मैं इसको इसको भूल जाता, तीसरे पे फोकस करता। फोकस वन एट ए टाइम। क्या कह रहा है खटका पॉइंट? खटका पॉइंट कहता है व्हेनेवर देयर इज अ मल्टीपल ऑप्टिकल डिवाइस देन वी हैव टू फोकस वन एट ए टाइम और आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेनन बाय फर्स्ट कंसीडरिंग ऑप्टिकल। फर्स्ट कंसीडरिंग मतलब जिसको हमने कंसीडर किया है उसको भूल जाना है, देन डिवाइस, एंड डिवाइस उसको भूल जाना है, फॉरगेट करना है, और नेक्स्ट पे एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। सिंपल, बहुत शॉर्ट टेक्निक, कितने भी मल्टीपल डिवाइस दे दे कोई मतलब नहीं है, हमें ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है इस पे? क्वेश्चन कहता है जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, डरो मत, बस ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, बचपन में पढ़ा होगा ना, और एक ऑप्टिकल मिरर है। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या करा बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से रेस कैसे गई, ऐसे गई, एक रे एक रे एक, और इससे क्या हो गई, यहां पे जाके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रियल में तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इधर क्या हुआ, इससे क्या हुआ इसकी बात करेंगे, पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ, ये मैं कहता हूं कि कैसी रेस है, ये कन्वर्जिंग हो रही है, और कैसी है, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बच्चों, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, देख के बताइए फटाफट। कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे क्या बनेगा, रियल ऑब इमेज, क्या बनेगा, रियल इमेज। चलिए यहां आ जाते हैं, यहां लिख देते हैं रियल इमेज 1, रियल ऑब्जेक्ट 1। इसको भूल जाओ, अब देखो इसको मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, ये देखो, और मेरे को मिला था यहां पर एक ऑब्जेक्ट। सिंपल, सिंपल कैसा था ये, रियल इमेज 1 था, पर इसके लिए क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट 1, नहीं 1 नहीं, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्ट 1 तो पहले था। अब क्या हुआ, ऐसे रह गई, ऐसे और ऐसे गई, और इसको कन्वर्ट करके पीछे बना दी, क्या बनी, वर्चुअल इमेज 2, रियल ऑब्जेक्ट की बनी वर्चुअल इमेज। खत्म, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व इट। अब आप बता दो, सारी चीजें हो जाएगी यहां से। इसको मैं वापस से बना देता हूं। ठीक है, अब इसको बना देंगे रियल ऑब्जेक्ट 2, और ये चल जाएगी रे ऐसे, और ये हो जाएगी इस तरह से, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट, और पीछे मिला देंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका वर्चुअल इमेज 2। 1 2 3 4, अरे सर ये क्या आ रहा है, रियल ऑब्जेक्ट आ रहा है, रियल इमेज आ रहा है, और वर्चुअल इमेज आ रहा है, तो सर वीओ कहाँ है, यही तो मुझे तुम्हें सिखाना है कि वीओ कहाँ है और वीओ कब बनता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर अपन करें, तो ये क्वेश्चन कर दिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, और इसके थोड़ा पास रख दिया मैंने वापस से ऑप्टिकल डिवाइस 2 जो कि है मिरर, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई। ठीक है, ये हो गई सर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे जो कि होती है रियल ऑब्जेक्ट 1 थोड़ी देर के लिए, फिर ये क्या हो गई, इस पे ऐसे ऐसे इस तरह से कन्वर्ज होने लगी, पर ये क्या हो गई, जैसे कन्वर्ज हुई तो इसने क्या करा, इसने इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर दिया, किसने, मिरर ने। अब देखो अगर मैं बात करूं अपने क्वेश्चन में कि मैंने क्या करा है, केवल अभी इसको काम ले लिया, ठीक है, अब इसको मैं भूल गया, इससे मान लो ऑब्जेक्ट यहां बना, कहां बन रहा है, यहां कन्वर्ज होता दिख रहा है मुझे, है ना, इसके लिए। पर यहां पे क्या हुआ, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बना मैं बताता हूं, बस ये ध्यान रखिए कि अगर यहां तक रहे, असली में अगर मैं बात करूं, इस मिरर को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, ठीक है, अगर असली में मैं बात करूं तो ये आपका ये रे ये अगर मिरर नहीं होता तो यहां मिलती, यस और नो,
जैसे ही यहां मिलती तो यहां इमेज फॉर्म होती नहीं होती, इमेज फॉर्म्ड, एज सिंपल एज दैट। बट क्या हुआ, बीच में एक ऑप्टिकल डिवाइस आ गया और उसने सारी पिक्चर खराब कर दी। तो अब क्या हुआ, अब ऑप्टिकल डिवाइस आ गया, लेट्स से यहां पे एक मिरर आ गया और इस मिरर ने क्या करा, इस मिरर ने इनको इधर इधर और इधर ऐसे आ रही थी, कन्वर्ज कर दिया इस पॉइंट पे। पर असली में ये अगर मिरर नहीं होता तो ये यहीं मिलती, तो यहां बनता वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बाकी ये सब आप बना देना। ये कौन सी है, ये देखो क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे और कैसी है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है तो क्या बन जाएगा, यहाँ आर आई बन जाएगा। ठीक है, अब ये केस हो गया आर ओ, आर आई और वी ओ। अच्छा वीओ, वीओ को शॉर्टकट टेक्निक से समझते हैं कि जब भी अगर इंसिडेंट रे क्या हो रही हो, कहीं कन्वर्ज होने जा रही हो, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, और बीच में कोई ऑप्टिकल डिवाइस आ जाए, बीच में कोई ऑप्टिकल डिवाइस आ जाए, तो वहां क्या बनेगा, वहां हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा टेक्निक है जो समझाने की कोशिश कर रहा था। हमेशा ध्यान रखना वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनेगा, अगर कोई कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे जा रही हो, कन्वर्ज होने जा रही हो या कन्वर्ज होते हुए लग रही हो और बीच में कोई ऑप्टिकल डिवाइस आ गया, तो वहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रेस जा रही थी कन्वर्ज होने, बीच में मिरर आ गया तो क्या करा, मिरर ने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, पर पीछे क्या बना, बनने जा रही थी, तो वो क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली यहां पर हो गया लेंस के केस में। तो ये आज का अपना टॉपिक कवर हुआ। आशा करता हूं आप होमवर्क करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो कॉन्सेप्ट सिखाएं एक बार लर्न करें, कोई प्रॉब्लम आए डिस्कस करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।